Hello students, good morning, namaskar and welcome to my study channel Arc Educations. I am Ravi Kumar and today I am going to start chemistry part of NCERT Science of class 10. One important information for you, you can also get all these videos on the official website of Luminous Mentors Academy. Luminous Mentors Academy, that is one of the prominent school uh, in Hariyarganj locality of Palamu district. But before starting this chapter, I will request you to follow all the rules of lockdown. क्योंकि आप सबको पता है कि अभी कोरोना का जो कहर है वो भी सब पे बरस रहा है. तो I will request you to follow all the rules of lockdown. Neither you step out nor let anyone around you to go out. Stay home, stay safe. आज का ही हमारा हैशटैग है स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सबको बचाए रखें. और इसके बाद बिना समय गंवाए मैं चैप्टर स्टार्ट करना चाहूँगा. तो चलिए गेट रेडी स्टडी इनको चैप्टर की तरफ चलते हैं. चलिए, चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले होंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है और केमिकल इक्वेशंस क्या है, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बुक को. इसके पहले आप पार्ट 1 वाली वीडियो देख लीजिएगा जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में. वहाँ पे बातें हुई थी कि फिजिकल चेंज का मतलब वैसा टाइप का चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है, जैसे कलर, स्टेट वगैरह. और केमिकल चेंज कहा गया था उस तरह के चेंजेस को जिसमें सबस्टेंसेस के मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, कि मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट बदल जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम बदल जाता, वॉल्यूम में भी ना बदले बट उसका न्यू सबस्टेंस बनता है, नई प्रॉपर्टी के साथ नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है. और फिजिकल रिवर्सिबल होता है, केमिकल जनरली इरिवर्सिबल होता है, बट समटाइम्स केमिकल रिवर्सिबल भी हो सकता है. ये सारी बातें हम लोगों ने इसके पार्ट 1 में पढ़ी थी. तो आज हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. तो लेट अस मूव. तो चलो आ जाओ बच्चे अपने बुक के साथ. चलो देखो यहाँ पे कहता है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस. कहता है कि कुछ सिचुएशंस के बारे में जो नीचे यहाँ पे भी लिस्ट पर दिखाने वाला है, ये बनाने वाले हैं हम लोग, दिया हुआ है उसको पढ़ने वाले हैं, कि इसके बारे में जरा सोचना है, दिमाग लगाना है कि ये हम लोगों ने कहीं फेस किया है क्या. पहला पॉइंट कहता है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. कहता है क्या होता है जब आप दूध को छोड़ देते हो गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए, तो क्या होता है. तो भाई आप बहुतों के मन में इसका आंसर ऑलरेडी आ चुका होगा. मैं बोलूं? हाँ, सही बताया. वो धीरे धीरे कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि मिल्क और कर्ड की प्रॉपर्टीज है बिल्कुल बदल जाती है. यानी कि जो कर्ड है वो वापस से अब मिल्क में नहीं बदलता, मतलब ये केमिकल चेंज यहाँ पे हो रहा होता है. दूसरा पॉइंट कहता है कि एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड. एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. कह रहा है कि मान लेते हैं कोई आयरन का तवा है हमारे पास, या फिर कोई पैन है हमारे पास, या फिर एक आयरन की नेल है हमारे पास. इसको हम लोग ह्यूमिड एयर में छोड़ देते हैं. ह्यूमिड एयर कहने का मतलब हुआ, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कहने का मतलब हुआ कि नमी वाला वातावरण, यानी जहाँ पे गैसेस भी हैं, ऑक्सीजन भी है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी का मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं. ऐसे सिचुएशन में क्या होता है. तो भाई आपने गौर किया होगा कि लोहे का जितना भी आइटम है उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन टाइप का कोई सामान डिपॉजिट हो जाता है. ब्राउन कलर का कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि रस्ट कहते हैं, जो हमारे आयरन के सब्सटेंसेस को कमजोर बना देता है. पॉइंट नंबर 3 कहता है फूड इज कुक्ड. क्या होता है जब भोजन को पका देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब भोजन को हम पका देते हैं तो भोजन का टेस्ट या सारी प्रॉपर्टीज उसकी बदल जाती है.
भाई अब खाने में तो हम लोग सब माहिर और जरूरी है खाना, तो हमें अच्छे से पता है। पॉइंट नंबर 4 कहता है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। क्या होता है जब भोजन हमारा ना हमारे शरीर में पचता है, तो जाहिर सी बात है जब भोजन हमारे शरीर में पचेगा, जब भोजन हमारे शरीर में डाइजेस्ट होगा, तो उसके फूड पार्टिकल के सारे प्रॉपर्टीज बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास प्रोटीन है, फूड का एक कंपोनेंट प्रोटीन है, प्रोटीन जो होता है वो पेप्टॉन्स में टूट जाएगा, पेप्टॉन्स में टूट चुका होगा। अब ये प्रोटीन और पेप्टॉन्स में दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर लेवल पे भी डिफरेंस आ चुका है, यानी कि वापस से पेप्टॉन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं हम, यानी यहाँ पे केमिकल चेंज हो चुका है। फिर कहता है जब हम लोग रिस्पायर करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग रिस्पायर करते हैं तो जो हमारी ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूट के हम लोगों को H2O एनर्जी प्लस CO2, मतलब ग्लूकोज जब टूटता है तो भी केमिकल रिएक्शन होता है, और H2O CO2 और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये दोनों के दोनों काम भी एक केमिकल चेंजेस है, एक ऐसी ऐसा परिवर्तन है जिसको हम वापस लौटा नहीं सकते हैं। समझ गए बच्चे? बच्चे पार्टी इसमें एक और छूट रहा था, कह रहा है कि जब ग्रेप्स फर्मेंट होगा तब क्या होगा। यानी जब फर्मेंट का मतलब समझते हो, फर्मेंट, फर्मेंट एक प्रोसेस है बच्चे, जिसमें क्या होता है एन एन एरोबिकली ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं। और यहाँ पे जो ग्रेप है उसको फर्मेंट करके अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे भी ये एक तरह से केमिकल चेंजेस में ही आता है। ठीक है, समझ गए बच्चे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग का अगला हिस्सा है, कहता है कि इन ऑल द एबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समहाउ चेंज। कह रहा है कि ऊपर जितनी भी सिचुएशंस की बात हुई, चाहे वो आयरन पे जंग लगने का बात हुआ हो, खाना बचने का बात हुआ हो, उन सब एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन थी कि सबकी प्रॉपर्टीज किसी न किसी प्रकार से बदल चुकी है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। मतलब अपने पहले की क्लासेस में ऑलरेडी हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। हम लोगों ने ये भी वहाँ पे डिस्कशन किया था कि जनरली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो केमिकल चेंज कहा जाता है। यहाँ कहता है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, मतलब ऐसे सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा होता है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप शायद सोच रहे होंगे, भाई भाई दिमाग लगा रहे होंगे कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन किस भला का नाम है। तो चलिए इसका भी पर्दा हम लोग फास्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब एक ऐसे टाइप का रिएक्शन जिसमें हमेशा न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। यानी कि मान लेते हैं कि कोई सबस्टांस है ए से बी में बदल जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी ए से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, तो ये प्रक्रिया, ये बदलाव का तरीका केमिकल रिएक्शन कहलाता है, और ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। हाउ डू वी कम टू नो डेट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? भाई क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। हाउ डू वी कम टू नो डेट ए केमिकल चेंज रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? चलिए अब इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को अभी कुछ एक्टिविटीज के बाद मिलेगा कि आखिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा, क्या देख के पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं हम लोग। तो बच्चा पार्टी, यात्रीगण, सारे यात्री अपने कमर की पेटी बांध ले और हम लोग एक्टिविटी की उड़ान भरने वाले हैं। चलिए एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी कहता है स्टार्ट करने के पहले ही चेतावनी है, भाई चेतावनी माननी चाहिए। चेतावनी कहता है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। पहली चेतावनी है कि भाई बिना टीचर के आपको कोई एक्टिविटी करनी नहीं है। ऐसा नहीं लैब में जाकर के अपनी मर्जी से कभी ये टच करो कभी वो टच करो, इधर खुद को गिरा तो लेना का देना पड़ जाएगा। तो भाई टीचर के असिस्टेंस होना चाहिए, टीचर साथ में रहना चाहिए, तभी ये एक्टिविटी करनी है। इट वुड बी बेटर
इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस, ये एक्टिविटी करते वक्त अच्छा होगा अगर आई ग्लासेस अगर आप लगा लेते हो तो। अरे चश्मा नहीं बोल रहा मैं भाई, चश्मा जिसके माइंड में आया ना वो अपनी जगह पे सही हो, बट एक आई ग्लास आता है बना हुआ टेलीस्कोप टाइप जो आप आई के ऊपर पहन लेते हो, आप आई का मास्क कह सकते हो, जैसे आई के ऊपर लगा लेते हैं जिससे हमारा आई प्रोटेक्टेड रहता है। क्लीन ए मैग्नीशियम रबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर वो आप जानते हो जिससे रस वगैरह छुड़ाने का यूज़ किया जाता है, उसको सैंड पेपर कहा जाता है, जो काफ़ी रफ होता है। उसका यूज़ करके एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है जो अप्रोक्स 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, और इस मैग्नीशियम रिबन को रगड़ रगड़ के साफ करना है। जब ये साफ हो जाए, जब इसमें चमक आ जाए, उसके बाद होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स समझ सकते हो, लैब में उस चिमटे की तरह यूज होता है, ये देखो डायग्राम में टोंग्स दिया हुआ है। बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैंप और बर्नर। इसके बाद इस टोंग्स से उस मैग्नीशियम के रिबन को पकड़ना है और उसको जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है एक स्प्रिट लैंप या बर्नर के ऊपर रखना है। बच्चे यहाँ पे स्प्रिट लैंप जो होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर का बना हुआ लैंप होता है जिसके अंदर स्प्रिट भरी जाती है। स्प्रिट यहाँ पे ग्लूकोज को कहा जाता है, उसको वो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, 90%, 100% प्योर अल्कोहल होता है। इसके बाद कह रहा है जलाने के बाद में कलेक्ट द एसओ फॉर्म इन ए वाच ग्लास। उसके बाद कह रहा है कि ये जो वाच ग्लास मतलब कांच का ग्लास लैब में यूज होता है, उसमें उस जलने के बाद सबस्टांस जो बना नया सबस्टांस को इकट्ठा करना है। कीप इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। एक और सावधानी बरतनी है बच्चे कि जब ये रिएक्शन हम करा रहे होंगे, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे होंगे, तो इसको अपनी आंखों से दूर रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सोचो सोचो सोचो, क्या निष्कर्ष निकलता है? तो चलिए सोच लिया आप लोगों ने, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो जिसमें लिखा हुआ है डैजलिंग फ्लेम। इसका मतलब होता है कि जब आप मैग्नीशियम के रिबन को जलाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्लेम के साथ जलेगा, और ब्राइट फ्लेम के साथ साथ जलने के साथ ही और बहुत सारे वो रेज रिमिट करेगा। इसीलिए कहा गया था कि आई ग्लास लगा के ही करना है, क्योंकि ये वो हमको इससे निकलने वाले रेडिएशन से बचाएगा। चलिए इसका नीचे लिखा पड़ा है 2 mg S4 सॉलिड प्लस O2 जो रिजल्ट में देगा 2 MgO। ये कहता है, ये एक इक्वेशन है, इसको एक्चुअली केमिकल इक्वेशन के इसके बारे में आगे हम लोग और पढ़ेंगे। ये शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया गया कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से कंबाइन कराया गया और जब उसको हीट किया गया, नहीं जब हम लोगों ने उसको गर्म किया, तो वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया जो वाइट ऐश है यहाँ पे। यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला MgO, ध्यान रखना है यहाँ पे MgO यहाँ पे क्या है, MgO यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के नाम पे याद रखना कि स्टेट चेंज हो गया सबस्टेंस का। मैग्नीशियम सॉलिड था, O2 गैस था, बट इकट्ठा मिल करके जो वाइट सबस ऐश मिला है वो सॉलिड मिला है। ओके, अब इसको ध्यान रखना, ये आगे काम आने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी यहाँ पे आ जाओ, अभी तक तो सब ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर नहीं समझ रहे हो तो आप जाकर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आया, आपका जवाब मिलेगा और आपके कमेंट्स का इंतजार भी रहेगा हमें। चलिए अब देखते हैं आगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, ये कहता है कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डैजलिंग फ्लेम। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया गया तो वो बहुत ब्राइट फ्लेम के साथ जला एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, और जलने के बाद वो वाइट पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो गया। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि हम लोगों ने पहले बात कर चुका था कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये तब बना है जब मैग्नीशियम, अभी हम लोगों ने बातें करी थी, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन यानी एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया जाता है, गर्म करते हैं तो रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जो वाइट कलर का ऐश है। अब चलिए एक्टिविटी 1.2।
एक्टिविटी 1.2 कहता है कि भाई टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। ध्यान रखना लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन कलरलेस होगा, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और इसी टेस्ट ट्यूब में ऊपर से पोटेशियम आयोडाइड डाल देना है। पोटेशियम आयोडाइड का कलर भी नहीं रहेगा, वो भी कलरलेस होगा। और उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो देखिए ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, रिएक्शन है पहले कि कलरलेस PbNO3 को कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड में जैसे ही हम मिलाएंगे तो सबस्टांस का कलर बदल जाएगा। आप देखो यहाँ पे सबस्टांस जो होगा वो लीड नाइट्रेट सॉरी लीड आयोडाइड को फॉर्म करेगा, और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, जिसमें हम देख पाएंगे कि जो लीड आयोडाइड है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट के रूप में इसमें यहाँ पे बैठ जाएगा। जिस प्रेसिपिटेट का मतलब PPT, ये एक प्रेसिपिटेट होगा, और PPT का मतलब होगा, प्रेसिपिटेट का मतलब होगा एक ऐसा सबस्टांस जो जाकर के सेटल कर जाए बॉटम में, जो सॉल्युबल ना हो, और जब उसको आप फिल्टर करके सुखा दोगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, येलो टाइप का पाउडर। यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन था कि लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन के बीच में हमें लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का रिजल्ट मिला। यहाँ पे भी केमिकल चेंज हुआ, इस केमिकल रिएक्शन हुआ। पिछले मैग्नीशियम वाले रिएक्शन में हम लोगों ने स्टेट का परिवर्तन ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे कलर का परिवर्तन ऑब्जर्व किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैक टू बैक एक और हैट्रिक, एक्टिविटी के हैट्रिक हो गए बच्चे, समझे? चलिए एक्टिविटी 1.3 समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, चलो ठीक है, बढ़िया। टेक ए न्यू फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में कुछ जिंक के टुकड़े लेने हैं। ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब उसमें कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। हाइड्रोक्लोरिक समझते हो, HCl, देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, और H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। बारी बारी से दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में दोनों को अलग अलग डालना है। चेतावनी वही चीज, एसिड को भाई आप ध्यान से रखो, नहीं तो लेने का देना पड़ जाएगा। पता चला लैब में गए थे एक्सपेरिमेंट करने और वहां से हाथ वाथ जला के आ रहे हो, टीचर की भी सैलरी कटाओगे तुम लोग। इसके बाद डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। जैसे ही आपने जिंक को उस टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें HCl और HCl4 डाला तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया, बताओ। तो सही है, ऑब्जर्व करेंगे हम। समझ रहे हो बच्चे, समझ रहे हो कि नहीं? ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो जिंक से ना, अगर ये मान लो जिंक का टुकड़ा है तो जिंक के ऊपर ऐसे कुछ बबल्स आ जाएंगे। ये जो जिंक की सरफेस है ना, ये जिंक के सरफेस के ऊपर हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे, कुछ बबल्स ऑब्जर्व करेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर कुछ बबल्स डिपॉजिट हो जाएंगे जो इसको लाइटर बना देंगे। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। और क्या ऑब्जर्व करना है कि आपको कॉनिकल फ्लास्क को टच करना है कि आप क्या फील करते हो। तो आप क्या फील करोगे सोच के रखो, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन आया? हाँ अभी बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये इसका अंदर का टेम्परेचर बदलेगा, मतलब ये टेस्ट ट्यूब, ये भी कॉनिकल फ्लास्क का गर्म हो जाएगा। फिर कहता है टेक लीड नाइट्रेट, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, इसमें हम देख सकते हैं कि H2 गैस, यहाँ पे जब जिंक ग्रैन्यूल्स को H2SO4 में डाला गया है और तो उसमें कुछ बबल्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ऐसे ये सारे बबल्स के फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे H2 गैस भी रिलीज हो रही है, जिसको एक टेस्ट ट्यूब के माध्यम से, सॉरी एक डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से, ये डिलीवरी ट्यूब है, एक डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। इसके बाद फिर कहता है टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। अब कहता है कि इसी टेस्ट ट्यूब में आप लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन डालो। उसके बाद नहीं नहीं सॉरी बच्चे, ये तुम्हारे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट की पार्ट थी। आपको ये पिछले वाले एक्टिविटी की लाइंस हैं, ये हम लोगों ने कर चुके, ये आपको छोड़ देनी है, ठीक है? तो चलिए हम लोगों ने क्या बात की इस एक्टिविटी में कि जिंक ग्रैन्यूल को एक कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखना है क्या कोई टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ भाई, जिंक को जब HCl में डाला गया तो वहाँ पे एक गैस का फॉर्मेशन हुआ, एक सॉल्ट भी बनी, जिंक क्लोराइड नाम है इसका। जी हाँ, इसका नाम जिंक क्लोराइड है, और कुछ हीट का रिलीज भी हुआ। उसके बाद जब जिंक को H2SO4 में डाला गया तो ZnSO4 बना, और साथ में इसमें भी हीट रिलीज हुआ, ये हीट का सिंबल है बच्चे। तो इसका मतलब ये
हीट रिलीज होने की वजह से इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ गए बच्चे? समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग कह सकते हैं, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। अब ऊपर की एक्टिविटीज को देख करके हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट में, सबस्टांस के स्टेट में चेंजेस आए हैं। चेंज इन कलर, सबस्टांस के कलर में चेंज आया है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का रिलीज हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, मतलब सबस्टांस के टेम्परेचर में बदलाव आया है। मतलब ये चार चीजें यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब सबस्टांस, जब चेंज आया तो चेंज के पहले सबस्टांस कुछ और था, चेंज के पहले सबस्टांस की स्टेट कुछ और थी, लेकिन चेंज होने के बाद सबस्टांस की स्टेट बदल गई। चेंज होने के पहले सबस्टांस का कलर कुछ और था, चेंज होने के बाद कलर कुछ और हो गया। चेंज होने के पहले सबस्टांस के पास कोई गैस नहीं था, लेकिन जैसे ही चेंज होने लगा, रिएक्शन होने लगी, तो एक गैस रिलीज हो गई वहां पे। चेंज होने के पहले सबस्टांस का टेम्परेचर कम था या कुछ और था, लेकिन चेंज होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद सबस्टांस का टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कुछ और बढ़ गया। समझ गए? तो बच्चे ये चार पहचान है, आइडेंटिफिकेशंस है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us। अगर हमने आसपास होने वाले परिवर्तनों पर नजर डाले तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter। इस चैप्टर में हम लोग इसी बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने सारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे कम टाइम लगे, कैसे ज़्यादा टाइम लगे। समझ गए बच्चे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? चलो वेरी गुड। तो अब देखो आगे है। अब भाई ये, अब आपकी बारी आ गई। अब मैं रिलैक्स करूंगा, आप सोचोगे हाउ कैन यू से दैट ए केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस। आप कैसे कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे कि हाउ वाई इट इज नेसेसरी टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद सैंडपेपर बिफोर बर्निंग। रिएक्शन कराने के पहले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला मैग्नीशियम रिबन को सैंडपेपर से रगड़ना जरूरी क्यों माना गया। ये दो क्वेश्चन है बच्चे, जिसको हम लोगों ने अभी कवर कर चुके हैं हम लोग। आप सोच क्या होगे, और जिसका आंसर हम लोग अगले पीरियड में, अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। समझ गए बच्चे? समझ गए? तो चलिए एक और बात करते हैं हम लोग। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो आप वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस चैनल के रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई क्वेरी रह जाती हो जिसको आपको समझ ना आती हो, जो आप करने में समर्थ ना हो, तो यू कैन आस्क देम, और यू कैन सजेस्ट एनी सजेशंस रिगार्डिंग वीडियोस इन कमेंट, इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, सर ये ऐसी होनी चाहिए, बता सकते हो ऐसी होनी चाहिए, या अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। ठीक है? तो हैशटैग स्टे होम स्टे सेफ, यानी घर में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, खुद बचे औरों को बचाएं। और हाँ बच्चे, एक और बात, आपको इस सारी की सारी वीडियोस लिमिनस मेंडिस एकेडमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पा सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट prominent स्कूल इन द हरिगंज लोकेलिटी ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट। यू कैन ऑल्सो all get all these videos on the official website of that school, that is Luminous Mentis Academy. So don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to ask your doubt. Don't forget to give me suggestions in the comment or comment sections below. So मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर के अगले पार्ट में, जहां हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के केमिकल इक्वेशन से। अगर आप कुछ पूछना, बताना कमेंट्स में ना भूलें। गुड बाय। आते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।